ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कोई भारतीय है जी। तो अगर हम जिस तरह हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं और बिम्स्टेक के उद्देश्यों में कनेक्टिविटी, चाहे सरफेस कनेक्टिविटी है, चाहे समुद्र के रास्ते कनेक्टिविटी है, या फिर डिजिटल कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी की बहुत बात हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं हम कोलकाता से थाईलैंड तक पहुंचने की, बैंकॉक तक पहुंचने की, सड़क के रास्ते। क्या सर ये संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव हो सकता है और खाड़ी के 7 देश आपस में मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। तो जैसे हमने शुरुआत की इस कार्यक्रम की और उसमें हमने बात की कि आप अपनी गाड़ी उठाई और हो सकता है दिल्ली और फिर कोलकाता और फिर वहाँ से बैंकॉक और पहुँच जाइए थाईलैंड तक। टेरेन कैसा है ये, और क्या जो अगर जब ये सड़क बन के तैयार होगी तो क्या बहुत रोमांचक सफ़र होने वाला है? जी, रोमांचक होगा, क्योंकि आप कोलकाता से ढाका जाएंगे तो आपको अलग तरह की ट्रेन मिलेगी। फिर ढाका से जब आप यांगोन जाएंगे तो ट्रैक बिल्कुल अलग होगा, थोड़ा माउंटेनस होगा। उसके बाद फिर आप वहाँ से अगले पड़ोसी देश थाईलैंड में जाएंगे तो जो जियोग्राफी है वो चेंज होगी, तो अनुभव चेंज होगा। कई इश्यूज होते हैं जो कि कहा जाता है कि द्विपक्षीय स्तर पर रिजॉल्व नहीं हो पाते या बात नहीं बन पाती, तो उनको मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर रिजॉल्व किया जाता है या उनको सफल बनाया जाता है। कुछ उदाहरण देकर आप बता सकते हैं कि किस तरह से बिम्स्टेक इस एरिया में डिप्लोमेसी के एक तरह से प्रगति कर रहा है? अगर हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जिस पे हमने काफ़ी प्रगति की है, वो भी सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पे बातचीत करने से नहीं हो सकती। जैसे भारत का भूटान के साथ या नेपाल के साथ या बांग्लादेश के साथ इलेक्ट्रिसिटी के ट्रेड की बात हो रही है, ग्रिड कनेक्शन की बात हो रही है। भारत क्या भूमिका निभा रहा है रीजनल इस रीजन को मजबूत करने में और ख़ासतौर पे बिम्स्टेक को स्ट्रॉन्ग बनाने में, उसको मजबूत बनाने में? देखिए, भारत ने बंगाल की खाड़ी में सहयोग को हमेशा प्राथमिकता दी है। खासकर सुरक्षा के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनके आपस में रेगुलर मीटिंग्स होती रहीं, जिससे उस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिला। आपने सिक्योरिटी की बात करी तो उसमें साइबर सिक्योरिटी भी आती है, उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी भी आती है, फिर सिक्योरिटी के अलग एस्पेक्ट भी हैं, जैसे बिम्स्टेक के लिए कहा जाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी लेकर किस तरह से इसको एड्रेस कर रहा है इशू को इस रीजन में। एक तो जिस क्षेत्र में सहयोग हो रहा है वो काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में हो रहा है। दूसरा सहयोग का क्षेत्र है ट्रांसनेशनल क्राइम, जिसे हम कहते हैं। ऐसे अपराध जो कई देशों में एक साथ होते हैं, जिसमें सहयोग की ज़रूरत होती है। मैरीटाइम सिक्योरिटी एक सहयोग का क्षेत्र है। स्पेस सिक्योरिटी एक और क्षेत्र है। हम साइबर सिक्योरिटी पे भी आपस में चर्चा हो रही है। इनफैक्ट हमने एक एग्रीमेंट भी कंक्लूड किया है, जिससे हम कहते हैं कोऑपरेशन, म्यूचुअल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। तो एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म के तौर पर जो बिम्स्टेक है वो किस तरह से रीजनल इश्यूज को रिजॉल्व करने में एक प्रगति कर रहा है? जैसे टेक्नोलॉजी भविष्य में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगी, हमारे डेवलपमेंट में भी, सिक्योरिटी में भी। तो इसमें कोलंबो में एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी क्रिएट करने की भी दिशा में प्रगति हुई है। कनेक्टिविटी की आपने बात की कि सरफेस ट्रांसपोर्ट में किस तरह बातचीत आगे बढ़ रही है, प्रगति हो रही है। कई चैलेंजेस भी होंगे इसमें, मतलब अगर हम देखें तो म्यांमार में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही, तो वो एक इशू बन ही रहा होगा। अगर हम बात करें मैरीटाइम कनेक्टिविटी कोऑपरेशन की, तो समुद्र के रास्ते जो कनेक्टिविटी है उसमें ये 7 देश बंगाल की खाड़ी के आसपास किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? एक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ है और बस जो अगला शिखर सम्मेलन होगा उसमें लीडर्स का अनुमोदन होगा उस एग्रीमेंट का। बल्कि हमने एक कदम आगे लेकर जो सहयोग की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होंगी उस पर भी चर्चा शुरू कर दी है, जिससे जैसे ही वो एग्रीमेंट लीडर्स हमारे अप्रूव करें
तो हम उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दें। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो जो है गुड्स का ट्रांसपोर्ट का हो या फ्यूचर में हम जो है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट देखेंगे। दूसरा, हम क्रूज जो है टूरिज्म की भी संभावनाएं देख सकते हैं। एक हम मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी निगोशिएट कर रहे हैं, जिससे जैसे आपने बात की कि क्या हम कलकत्ता से बैंकॉक तक गाड़ी चला के जा सकते हैं, तो इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे आप जो लाइसेंस है आपका वो म्यूचुअल रिकग्निशन उसका होना चाहिए, जो कार के पेपर्स हैं उसका म्यूचुअल रिकग्निशन होना चाहिए, जो फैसिलिटीज़ होंगी उसके बारे में आपस में सहमति होनी चाहिए। अगर आप 7 देशों की आबादी लें तो 1.8 बिलियन है, जो विश्व की आबादी का 22% से ज़्यादा है। अगर हम जीडीपी अपने 7 देशों का एक साथ लें तो करीब 4.5 ट्रिलियन है। ट्रेड में हमने 2004 में ही एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था एफटीए नेगोशिएट करने के लिए, और उसके बाद 6 वर्किंग ग्रुप बने थे, एक ट्रेड नेगोशिएटिंग कमेटी बनी है, और इन सभी वर्किंग ग्रुप्स के थ्रू जो हम कहते हैं ना इनेबलिंग एग्रीमेंट्स हम नेगोशिएट कर रहे हैं। भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है इस रीजन को मजबूत करने के लिए। जी, भारत की भूमिका शुरू से ही अहम रही है, क्योंकि अगर हम इस क्षेत्र को देखें तो भारत सबसे बड़ा देश है, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है और भारत के पास क्षमताएं सबसे ज़्यादा हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी कार उठाएं और कोलकाता से सीधे बैंकॉक पहुंच जाएं? क्या सड़क के रास्ते भारत से थाईलैंड तक का सफर संभव है? और बंगाल की खाड़ी के आसपास 7 देश क्या कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम बात करते हैं बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल इंद्रमणि पांडे से। स्वागत है सर आपका हमारी चर्चा में। नमस्कार, धन्यवाद। तो 1990 बैच के एक सीनियर विदेश सेवा के अधिकारी इंद्रमणि पांडे जी, आपको एक तेज तर्रार ब्यूरोक्रेट माना जाता है, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कोई भारतीय है जी। तो अगर हम जिस तरह हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, और बिम्स्टेक के उद्देश्यों में कनेक्टिविटी, चाहे सरफेस कनेक्टिविटी है, चाहे समुद्र के रास्ते कनेक्टिविटी है, या फिर डिजिटल कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी की बहुत बात हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं हम कोलकाता से थाईलैंड तक पहुंचने की, बैंकॉक तक पहुंचने की, सड़क के रास्ते क्या सर ये संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव हो सकता है, और खाड़ी के 7 देश आपस में मिलकर इस पे काम कर रहे हैं, और इस बात की काफ़ी उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा संभव होगा। यही प्रयास है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बिम्स्टेक की शुरुआत 1997 में हुई थी जी, और शुरू में 4 देश आपस में साथ मिलकर ये क्षेत्रीय सहयोग का समूह बनाए थे, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड जी। बाद में इसके साथ म्यांमार जुड़ गए और नेपाल और भूटान भी जुड़ गए। और जैसा आपने कहा, कनेक्टिविटी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्टर है रीजनल कोऑपरेशन का बिम्स्टेक के थ्रू। बाकी और 6 सेक्टर के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, ठीक है सर। साथ ही में लेकिन मैं आप अलग सेक्टर्स पर आपसे एक पर हम बातचीत करेंगे, मैं जानना चाहूंगी। लेकिन जब आप हमें बताएं कि बिम्स्टेक के 7 देशों की 7 उद्देश्य क्या हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इसका जो हेडक्वार्टर है, वो इसका सचिवालय, सेक्रेटेरिएट जो है वो ढाका में है, बांग्लादेश में है। मतलब बांग्लादेश में देशों ने कैसे डिसाइड किया कि बांग्लादेश में इसका सचिवालय रखा जाए? इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो बांग्लादेश का काफ़ी योगदान था बिम्स्टेक को शुरुआत करने का। 1997 में जो 4 देश मिलकर क्षेत्रीय सहयोग की शुरुआत की थी, उसमें उस समय के माननीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना जी का काफ़ी बड़ी भूमिका थी। और दूसरा ये कारण था कि ढाका में जो बाकी 6 देश हैं, उनके सबके दूतावास या सबके हाई कमीशन मौजूद हैं। तो ये सोचा गया कि अगर जहाँ पे सेक्रेटेरिएट हो और बाकी कंट्रीज़ के एम्बेसीज या हाई कमीशंस हो, तो कोऑर्डिनेशन आसान होगा। इस वजह से ढाका को चुना गया सेक्रेटेरिएट के लिए। और एक और वजह थी कि माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने ऑफ़र किया कि वो सेक्रेटेरिएट के लिए सारी सुविधाएं प्रदान करेंगी, और सेक्रेटेरिएट
का सारा खर्चा, जो शुरुआत के सारे खर्चे जी। होंगे, उठाएंगी। तो फंडिंग की बात मैं आपसे करना चाहूंगी, जी। फंडिंग कैसे होती है सर बिम्स्टेक की? बिम्स्टेक की फंडिंग जो है सभी मेंबर कंट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं बिम्स्टेक के बजट में, और हर एक देश का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये उसका एक फार्मूला है जिसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, और सभी 7 देश मिलकर इसके बजट में कंट्रीब्यूट करते हैं। जी, बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो अपने दर्शकों को बता दें कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक जी। कोऑपरेशन, तो ये नाम क्यों रखा गया सर? इसके पीछे एक कारण है। जब शुरू में ये 1997 में 4 देश आए, जी तो इसका नाम था BISTEC, जी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जी उसके बाद जब म्यांमार 6 महीने बाद इसके साथ जुड़ गया, तो फिर इसका नाम हो गया बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। जी जब ये कंट्रीज जुड़े, नेपाल और भूटान, जी तो ऐसा लगा कि अगर सबके हम नाम जोड़कर कोशिश करेंगे नया नाम रखने का बिम्स्टेक का, वो संभव नहीं होगा। तो उसको एक नए तरीके से परिभाषित कर दिया, और उसको बिम्स्टेक रखते हुए उसको बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन नाम दिया। इससे ये सुविधा है कि अगर भविष्य में और भी देश जुड़ते हैं, हम इसी नाम को रखते हुए बाकी देशों को भी मिला सकते हैं। जी, इंद्रमणि पांडे जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जब हम बिम्स्टेक की बात करते हैं तो इसकी जिस तरह से आप इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, तो आपका इसमें क्या रोल है, और सेक्रेटेरिएट जो सचिवालय है उसका क्या रोल है, और आपका कितने समय तक आप क्योंकि आप पहले भारतीय डिप्लोमेट हैं जो इसके सेक्रेटरी जनरल बने, तो आपकी भूमिका, आपका टेन्योर, ये हम हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट की शुरुआत 2014 में हुई थी। जी उस समय ये निर्णय हुआ था कि पहला सेक्रेटरी जनरल श्रीलंका का होगा। उसके बाद फिर बांग्लादेश के सेक्रेटरी जनरल बने, फिर भूटान के, और अब भारत का टर्न था सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन के लिए। और मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस पोजीशन के लिए चुना। सेक्रेटेरिएट की भूमिका होती है कि जो सदस्य देश हैं, उनके जो निर्णय हैं, जब उनको हम लागू करने की कोशिश करते हैं, तो सारे मेंबर कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन, कंसल्टेशन, फैसिलिटेशन, ये सारा काम सेक्रेटेरिएट का होता है। जी, और अगर हम बात करें इसके उद्देश्यों को लेके, जो आपने कहा कि आप इसको हमें बताएंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या बिम्स्टेक नए मेंबर्स को लेकर, या ऑब्जर्वर्स को लेकर, या नए पार्टनर्स को लेकर उनमें शामिल होने के लिए क्या उसका दरवाजे खुले रहते हैं? बिम्स्टेक के दरवाजे खुले हैं। 2022 में जब हमने बिम्स्टेक चार्टर अडॉप्ट किया, तो चार्टर में इस बात का प्रोविजन है कि बिम्स्टेक में हम ऑब्जर्वर्स को वेलकम करेंगे। बिम्स्टेक में अगर कोई देश मेंबर बनना चाहता है तो उसका भी हम कंसीडर करेंगे, उसके रिक्वेस्ट को। और इस बात की भी संभावना खुल गई कि हम जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं या क्षेत्रीय संगठन हैं, उनके साथ भी सहयोग कर सकते हैं। जरूरत यह है कि जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे कोऑपरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें वो कंट्रीब्यूट करें। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके साथ हमने MOU साइन किया है, तो वो हमारे जो कोऑपरेशन के सेक्टर्स हैं, उसको आगे बढ़ाने में वो सहयोग कर रहे हैं। और अभी फ्यूचर में इस बात की संभावना है कि हम कुछ नए UN ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सहयोग के लिए MOU पर साइन करेंगे। और एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका आपके दर्शक जानते होंगे, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, उसके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है कि हम आपस में सहयोग करेंगे। जी, सहयोग की आप बात कर रहे हैं, तो जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है या जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ किस तरह का कम्युनिकेशन रहता है बिम्स्टेक का, इसे और मजबूत बनाने के लिए?
हमारा ये प्रयास रहता है कि जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर वो जो हमारे उद्देश्य हैं उसमें योगदान कर सकते हैं तो हम उनके साथ सहयोग के लिए तैयार हैं। दूसरा ये है कि हम उनके अनुभव से सीख सकते हैं। जैसे एशियान है, उसका 55 साल का अनुभव है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने का। तो हम एशियान के सेक्रेटेरिएट से सीख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें एशियान को सहयोग आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट की, और हम उनके अनुभव से सीख सकते हैं। इसी तरह से हम योरा के भी अनुभव से सीख सकते हैं कि क्षेत्रीय सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए। दूसरा ये है कि अगर आप हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, जो इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, तो उसमें ये जो की रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एशियान को हम लें, बिम्स्टेक है, योरा है, या हम पैसिफिक आइलैंड्स फोरम दें, ये सभी अपने अपने तरीके से क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस बात की भी संभावना हम देख सकते हैं कि कैसे ये सारे क्षेत्रीय संगठन आपस में मिल करके इस सहयोग को और आगे बढ़ाएं। तो एक हो गया हम एक दूसरे के अनुभव से सीखें, दूसरा है हम आपस में मिल करके कैसे और इस सहयोग को आगे बढ़ाएं। जी, रीजनल कनेक्टिविटी या रीजनल सिक्योरिटी या रीजनल स्टेबिलिटी की बात होती है, तो बिम्स्टेक का क्या विजन है इस रीजन के फ्यूचर को लेके? हमारा विजन यही है कि इस क्षेत्र के सारे देश सुरक्षित महसूस करें। जो हम विकास की बात करते हैं, जैसे हम विकसित भारत की बात करते हैं, वैसे बाकी 6 देश भी विकसित हों, और ये हमारा प्रयास रहेगा कि क्षेत्रीय सहयोग के जरिए हम जो उनके विकास के जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं उसमें उनको और आगे बढ़ने में मदद करें। हर एक देश विकसित होने की कोशिश कर रहा है इस क्षेत्र में, सबके अपनी अपनी योजनाएं हैं, पर अगर हम साथ में मिलकर काम करें तो उन योजनाओं को और ज़्यादा गति हम दे सकते हैं, और क्षेत्रीय सहयोग का उद्देश्य यही है। आपने सुरक्षा की बात की, तो अगर हम देखें बंगाल की खाड़ी को जी, तो इन सभी देशों की सुरक्षा आपस में जुड़ी हुई है। एक दूसरे के साथ सहयोग करके हम सुरक्षा को और बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए क्षेत्रीय सुरक्षा भी एक इस क्षेत्रीय सहयोग का बहुत बड़ा अंग है। जैसे आप कह रहे थे कि आप बताएंगे कि इसके मकसद क्या हैं बिम्स्टेक के, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी की एरिया ऑफ कोऑपरेशन है बिम्स्टेक के फ्रेमवर्क में, वो क्या क्या है? देखिए, जब बिम्स्टेक की शुरुआत हुई तो हमारे जो शिखर सम्मेलन होते थे या विदेश मंत्रियों के सम्मेलन होते थे, उसमें नए नए क्षेत्र सहयोग के ढूंढे जाते थे और उसमें सहयोग को बढ़ाया जाता था। जब 2022 का शिखर सम्मेलन हुआ तो हमारे नेताओं ने ये निर्णय लिया कि इन सभी क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाने के लिए हम सहयोग के क्षेत्रों को रीऑर्गेनाइज करेंगे 7 वर्टिकल्स में, जिससे हर एक सदस्य देश एक एक वर्टिकल में सहयोग को आगे बढ़ाए। तो इसीलिए हम आज हमारे 7 वेल डिफाइंड वर्टिकल्स हैं कोऑपरेशन के, और हर एक मेंबर स्टेट को एक एक वर्टिकल में सहयोग को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। जैसे बांग्लादेश ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट वर्टिकल पे काम कर रहा है जी। भूटान इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज पे कर रहा है। इंडिया ने सिक्योरिटी सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। म्यांमार के पास एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेपाल ने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो श्रीलंका ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। और थाईलैंड के पास जिम्मेदारी है रीजनल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने की। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वही देश इसमें योजनाएं ले आ सकते हैं आगे बढ़ाने की। सभी देश आपस में मिलकर काम करेंगे। सिर्फ लीडरशिप हर एक सेक्टर में एक एक देश को दी गई है। जी, तो बंगाल की खाड़ी के आसपास ये जो 7 देश है क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपस में कैसे सहयोग कर रहे हैं। मैं ये भी समझना चाहूंगी बिम्स्टेक के फ्रेमवर्क में किस तरह से डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म होता है और किस तरह से कोऑपरेशन किया जाता है। देखिए, हमारे पास हर 2 साल में शिखर सम्मेलन, नेताओं के शिखर सम्मेलन की बात है, और विदेश मंत्रियों की हर साल 1 से 2 मुलाकात होती है।
एक फॉर्मल मुलाकात की होती है बात, और एक है रिट्रीट में मिलने की। और बाकी जो क्षेत्र हैं, कई क्षेत्रों में मंत्रियों की अलग मुलाकात भी होती है। जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की अलग मीटिंग का ट्रैक है, कल्चर मिनिस्टर्स का अलग मीटिंग्स का ट्रैक है, टूरिज्म मिनिस्टर्स का। तो ये जो सहयोग के क्षेत्र हैं, उनसे संबंधित मंत्री भी आपस में मिलते रहते हैं। फिर ऑफिशियल लेवल पे, जिसे हम कहते हैं सीनियर ऑफिशियल्स, मीटिंग होती हैं। और बहुत सारे हमारे वर्किंग ग्रुप्स हैं, एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं, कॉन्टैक्ट ग्रुप्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और जहाँ पे एक्चुअल कोऑपरेशन डिस्कस होता है। अब तक आपने समिट की बात करी, तो अब तक बिम्स्टेक के कितने समिट हो चुके हैं और अगला कब होने वाला है? अब तक बिम्स्टेक की 5 समिट हुई हैं, और जो छठी समिट है वो बैंकॉक में होनी है, क्योंकि अभी इस बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप बैंकॉक थाईलैंड के पास है। तो उम्मीद ये है कि 2024 में 6th बिम्स्टेक समिट बैंकॉक में होगी। जी। और अगर हम बात करें कि कई इश्यूज होते हैं जो कि कहा जाता है कि द्विपक्षीय स्तर पर रिजॉल्व नहीं हो पाते या बात नहीं बन पाती, तो उनको मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर रिजॉल्व किया जाता है या उनको सफल बनाया जाता है। कुछ उदाहरण देकर आप बता सकते हैं कि किस तरह से बिम्स्टेक इस एरिया में डिप्लोमेसी के एक तरह से प्रगति कर रहा है? जैसे कनेक्टिविटी की बात है, तो कनेक्टिविटी, अगर हम रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो वो द्विपक्षीय स्तर पे कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते जी। उसके लिए जो सभी देश हैं उनको आपस में सहयोग करना ही होगा। अगर हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जिस पे हमने काफ़ी प्रगति की है, वो भी सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पे बातचीत करने से नहीं हो सकती। जैसे भारत का भूटान के साथ या नेपाल के साथ या बांग्लादेश के साथ इलेक्ट्रिसिटी के ट्रेड की बात हो रही है, ग्रिड कनेक्शन की बात हो रही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इससे म्यांमार को भी फ़ायदा हो, थाईलैंड को भी फ़ायदा हो, श्रीलंका को भी फ़ायदा हो, तो हम एक रीजनल कनेक्टिविटी के थ्रू उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। द्विपक्षीय रिश्ते भी हम मजबूत करने की कोशिश करते हैं और बहुपक्षीय तरीके से भी उसी रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करते हैं। कई समिट हुए बिम्स्टेक के और आगे भी होंगे। ऐसे में जब बात आती है कि भारत की खास तौर पे कि भारत क्या भूमिका निभा रहा है रीजनल इस रीजन को मजबूत करने में और खास तौर पे बिम्स्टेक को स्ट्रॉन्ग बनाने में, उसको मजबूत बनाने में? देखिए, भारत ने बंगाल की खाड़ी में सहयोग को हमेशा प्राथमिकता दी है, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, तो जो हमारे ईस्टर्न नेबर्स हैं उनके साथ सहयोग को प्राथमिकता दी है भारत ने। दूसरी भारत की एक और नीति रही है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो बिम्स्टेक में दोनों ही ये नीतियां आपस में मिल जाती हैं, इसीलिए भारत ने बिम्स्टेक को काफ़ी प्राथमिकता दी है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब 2016 में गोवा में हमने ब्रिक्स समिट की थी, उस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया था एक रिट्रीट मीटिंग बिम्स्टेक लीडर के साथ करने का, जो गोवा में हुई थी। और उस मीटिंग के बाद कई क्षेत्रों में सहयोग के, कई नए क्षेत्रों में सहयोग के दरवाजे खुले। खासकर सुरक्षा के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनके आपस में रेगुलर मीटिंग्स होती रही, जिससे उस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिला। तो भारत तब से जो है काफ़ी एक्टिव रहा है, न सिर्फ सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने का, बल्कि हर एक क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने का। और आप ये देखिए कि भारत इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है और भारत के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। तो निश्चित तौर पे भारत की बहुत बड़ी भूमिका है बिम्स्टेक के थ्रू क्षेत्र सहयोग को आगे बढ़ाने की। जी, आपने सिक्योरिटी की बात करी, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी भी आती है, उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी भी आती है।
फिर सिक्योरिटी के अलग एस्पेक्ट भी हैं, जैसे बिम्स्टेक के लिए कहा जाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी लेकर किस तरह से इसको एड्रेस कर रहा है इशू को इस रीजन में। आपने बिल्कुल सही कहा कि सुरक्षा के बहुत सारे पहलू हैं। एक तो जिस क्षेत्र में सहयोग हो रहा है वो काउंटर टेररिज्म के जी। क्षेत्र में हो रहा है। दूसरा सहयोग का क्षेत्र है ट्रांसनेशनल क्राइम जिसे हम कहते हैं। ऐसे अपराध जो कई देशों में एक साथ होते हैं जिसमें सहयोग की जरूरत होती है। मैरीटाइम सिक्योरिटी एक सहयोग का क्षेत्र है। स्पेस सिक्योरिटी एक और क्षेत्र है। हम साइबर सिक्योरिटी पे भी आपस में चर्चा हो रही है। तो सुरक्षा के जितने पहलू हैं उन सभी पहलू पे जो बिम्स्टेक के थ्रू कोऑपरेशन है उसमें काफ़ी प्रगति हो रही है और सभी देश आपस में मिलकर सहयोग कर रहे हैं कि हम इसमें प्रगति कर सकें। हम इनफैक्ट हमने एक एग्रीमेंट भी कंक्लूड किया है जिससे हम कहते हैं कोऑपरेशन म्यूचुअल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। तो वो जो है एग्रीमेंट साइन हो चुका है। 6 देशों ने उसको रेटिफाई भी कर दिया है और जैसे ही 7वें देश उसको रेटिफाई करता है उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म के तौर पर जो बिम्स्टेक है वो किस तरह से रीजनल इश्यूज को रिजॉल्व करने में एक प्रगति कर रहा है, क्या सब्सटेंशिएट कर सकते हैं आप किसी उदाहरण से? देखिए इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं जी। बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और वो सभी क्षेत्र जिसमें सभी देश चाहते हैं कि आपस में सहयोग बढ़े उसमें बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और जैसा मैंने आपको बताया जब 6ठी समिट हुई थी 5वीं समिट हुई थी 2022 में तो सहयोग के क्षेत्रों पे सहमति हुई थी और उन सभी क्षेत्रों पे हम सहयोग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा जैसे टेक्नोलॉजी भविष्य में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगी हमारे डेवलपमेंट में भी सिक्योरिटी में भी। तो इसमें कोलंबो में एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी क्रिएट करने की भी दिशा में प्रगति हुई है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी साइन हो गया है और जैसे ही अगली समिट पे हमारे नेताओं से उसका अप्रूवल हो जाता है ये फैसिलिटी काम करना शुरू कर देगी। तो ऐसे सभी क्षेत्रों में हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ें और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाएं। सर आपने एनर्जी सेक्टर की बात करी तो ग्रिड कनेक्टिविटी मास्टर प्लान क्या है इस रीजन के लिए? क्योंकि इसमें 7 देश सम्मिलित हैं तो एक प्लान जरूरी था कि हम जो है सभी देश के 7 देश आपस में सहमत हो कि हम अपने ग्रिड्स को इंटरकनेक्ट करेंगे। उस पे सहमति हो चुकी है और मास्टर प्लान इस बात को निर्धारित करता है कि किस तरह से ग्रिड कनेक्टिविटी आगे बढ़ेगी। कुछ उसके टेक्निकल इश्यूज हैं उस पे अभी चर्चा हो रही है क्योंकि ग्रिड कनेक्टिविटी में बहुत सारे एस्पेक्ट होंगे जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे, फ्लो कैसे होगा पावर का, ट्रांसफ़र कैसे होगा, उसके प्राइसेस क्या होंगे जो है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इन सब पहलुओं पे अभी चर्चा चल रही है और जैसे ही इस चर्चा में प्रगति होगी तो हमें उम्मीद है कि इसमें काफ़ी जल्दी सहयोग शुरू हो जाएगा। कनेक्टिविटी की आपने बात की कि सरफेस ट्रांसपोर्ट में किस तरह बातचीत आगे बढ़ रही है, प्रगति हो रही है, कई चैलेंजेस भी होंगे इसमें। मतलब अगर हम देखें तो म्यांमार में एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो है ही, तो वो एक इशू बन ही रहा होगा। अगर हम बात करें मैरीटाइम कनेक्टिविटी कोऑपरेशन की, तो समुद्र के रास्ते जो कनेक्टिविटी है उसमें ये 7 देश बंगाल की खाड़ी के आसपास किस तरह से सहयोग कर रहे हैं और इस दिशा में क्या आगे भी कोई प्रोग्रेस हुई है और क्या आपके गोल्स हैं इसको लेकर? एक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ है और बस जो अगला शिखर सम्मेलन होगा उसमें लीडर्स का अनुमोदन होगा उस एग्रीमेंट का। बल्कि हमने एक कदम आगे लेकर
जो सहयोग की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होंगी उस पर भी चर्चा शुरू कर दी है, जिससे जैसे ही वो एग्रीमेंट लीडर्स हमारे अप्रूव करें तो हम उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दें। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि क्योंकि खाड़ी के सातों देश बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए हैं, लिटरल स्टेट्स हैं, तो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो जो है गुड्स का ट्रांसपोर्ट का हो या फ्यूचर में हम जो है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट देखेंगे। दूसरा हम क्रूज जो है टूरिज्म की भी संभावनाएं देख सकते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट में एड्रेस हुए हैं। एक हम मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी निगोशिएट कर रहे हैं, जिससे जैसे आपने बात की कि क्या हम कलकत्ता से बैंकॉक तक गाड़ी चला के जा सकते हैं, तो इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे आप जो लाइसेंस है आपका वो म्यूचुअल रिकग्निशन उसका होना चाहिए, जो कार के पेपर्स हैं उसका म्यूचुअल रिकग्निशन होना चाहिए, जो फैसिलिटीज़ होंगी उसके बारे में आपस में सहमति होनी चाहिए। उन सब चीज़ों पे मोटर व्हीकल एग्रीमेंट में निगोशिएशन चल रहे हैं। तो हम सिर्फ कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसमें भी प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात की, तो ये जो रीजन है बे ऑफ बंगाल के आसपास के जो 7 देश हैं, ये अपनी हिस्ट्री में, कल्चर में बहुत रिच है। जी। तो बिम्स्टेक क्या भूमिका निभा रहा है, चाहे आपस में टूरिज्म की बात हो या यूथ एंगेजमेंट की बात हो या कल्चरल एक्सचेंज की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो? ये सारे ही बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं आपस में सहयोग के। अभी भारत ने एक इनिशिएटिव लिया था, बिम्स्टेक एक्वाटिक एक्सपोर्ट्स चैंपियनशिप होस्ट की थी। इसी तरह से कोऑपरेशन टूरिज्म में आगे बढ़ाने के लिए हमने जो है एक टूरिज्म बिम्स्टेक टूरिज्म सेंटर का कंसीव किया है कोऑपरेशन। कल्चर के क्षेत्र में बिम्स्टेक कल्चर ऑब्जर्वेटरी की बात हुई है, बिम्स्टेक कल्चर इंफॉर्मेशन कमीशन सेटअप करने की बात हुई है। तो ये सारे क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं सहयोग के, क्योंकि इसके पीछे अब देखिए हमारी सांस्कृतिक धरोहर एक है, और हमारी संस्कृति अगर हम देखें सातों देशों की तो बहुत सारे उसमें एलिमेंट्स हैं जो कॉमन हैं। तो इसीलिए सभी देशों को लगता है कि ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सहयोग से सभी को फायदा होगा। कितना महत्वपूर्ण है बिम्स्टेक एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, और इस क्या बात है जो बिम्स्टेक को अलग बनाती है? देखिए 2 चीज़ें हैं बिम्स्टेक की, जो एक तो अब देखिए बिम्स्टेक 5 देश इसमें दक्षिणी एशिया के हैं, तो 2 इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के हैं, तो दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है। दूसरा हमारा जो फोकस है वो टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे है, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो डिविजिव भी हो सकते हैं, हम उनसे दूर रहे हैं। तो इस वजह से सहयोग को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहूलियत मिली है, और सहयोग क्षेत्रीय सहयोग आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये बिम्स्टेक के 2 पहलू हैं जो बिम्स्टेक को बाकी से अलग करते हैं। महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आप 7 देशों की आबादी लें तो 1.8 बिलियन है, जो विश्व की आबादी का 22% से ज़्यादा है। अगर हम जीडीपी अपने सातों देशों का एक साथ लें तो करीब 4.5 ट्रिलियन है, जो कि विश्व के जीडीपी का करीब 4.5% है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीजन है बिम्स्टेक, और इस क्षेत्र में सहयोग आगे बढ़ाने से न सिर्फ क्षेत्रीय इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी और डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, बल्कि हम ग्लोबल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। जी, बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो एक ग्लोबली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो सबको बहुत परेशान कर रहा है, वो है क्लाइमेट चेंज। तो इसमें क्या इनिशिएटिव रह रहा है बिम्स्टेक इसको एड्रेस करने के लिए इस रीजन में? और क्योंकि ये कहा जाता है कि जो गरीब देश हैं उनको ज़्यादा झेलना पड़ेगा, जिनके जो डेवलप्ड इकोनॉमी से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ को इसकी मार ज़्यादा झेलनी पड़ रही है, और आगे और भी ज़्यादा होगी, और इस रीजन के जो देश हैं
वो बहुत ही चिंतित है इस बात को लेके, साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इन दो इश्यूज को लेके बिम्स्टेक क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है? देखिए, डिसास्टर मैनेजमेंट में एक वर्किंग ग्रुप है जो डिसास्टर मैनेजमेंट के सभी पहलू को में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत हो रही है। बल्कि भारत ने जो है डिसास्टर मैनेजमेंट कैसे करें इसकी एक्सरसाइज भी होस्ट की थी, क्योंकि भारत ने डिसास्टर मैनेजमेंट में लीड लिया है। दूसरा, जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यू है, तो एक एक्शन प्लान बिम्स्टेक ने प्रिपेयर किया है, जिसको जब मेंबर जो सदस्य देश हैं आपस में मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारे जो क्लाइमेट चेंज के पहलू हैं उसको एड्रेस कर सकेंगे। एक इसका अलग पहलू है जो माउंटेन इकोनॉमी का है, क्योंकि आपने बात की नेपाल और भूटान जुड़े हुए हैं, भारत में भी काफ़ी हिस्सा भारत का माउंटेन इकोनॉमी का पार्ट है। तो इसीलिए माउंटेन इकोनॉमी एक सब सेक्टर है एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज सेक्टर का, जिसमें एक सेपरेट ग्रुप है जो माउंटेन इकोनॉमी में कोऑपरेशन कैसे आगे बढ़ाएं उसको देख रहा है। एक इनफैक्ट हमारे पास हिमालयन साइंस काउंसिल भी हमने क्रिएट की है जो साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करेगा हिमालयाज के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें मेंबर कंट्रीज में, तो इसके लिए मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक किस तरह से काम कर रहा है, क्या उसके इनिशिएटिव्स हैं? बिम्स्टेक ने जैसे अलग अलग क्षेत्रों में मैंने आपको बताया काफी प्रगति की है। ट्रेड में और ट्रेड में हमने 2004 में ही एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था FTA निगोशिएट करने के लिए, और उसके बाद 6 वर्किंग ग्रुप बने थे, एक ट्रेड निगोशिएटिंग कमेटी बनी है, और इन सभी वर्किंग ग्रुप्स के थ्रू जो हम कहते हैं ना इनेबलिंग एग्रीमेंट्स हम निगोशिएट कर रहे हैं। जैसे ट्रेड इन सर्विसेज पे है, एक जो है कस्टम्स कोऑपरेशन पे है देख रही है, एक ट्रेड फैसिलिटेशन को देख रही है, एक जो गुड्स का रूल्स ऑफ ओरिजिन होते हैं उसको देख रहे हैं वर्किंग ग्रुप। तो इन सभी वर्किंग ग्रुप के थ्रू हमारा प्रयास ये है कि एक FTA निगोशिएट करें, बिम्स्टेक FTA, और बिम्स्टेक FTA से सभी देशों को फायदा होगा, आपस में उनका ट्रेड बढ़ेगा, जिससे उनके डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। बाकी डेवलपमेंट के एक पहलू है जो पॉवर्टी एलिविएशन, उस पे भी एक सेपरेट ट्रैक पे मिनिस्टर्स की मीटिंग होती रही है कि जो पॉवर्टी है रीजन में, सभी कंट्रीज में पॉवर्टी है, उसको कैसे कम करें। तो भारत का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, बाकी देशों का भी अच्छा अनुभव रहा है, तो आपस में सहयोग की बात हो रही है उस क्षेत्र में। जी, तो कहीं ना कहीं इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस रीजन को मजबूत बनाने की दिशा में बिम्स्टेक काम कर रहा है, और भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है इस रीजन को मजबूत करने के लिए। जी, भारत की भूमिका शुरू से ही अहम रही है, क्योंकि अगर हम इस क्षेत्र को देखें तो भारत सबसे बड़ा देश है, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है और भारत के पास क्षमताएं सबसे ज़्यादा हैं, तो निश्चित रूप से भारत इसमें अग्रणी रहा है, और भारत के अग्रणी भूमिका की वजह से काफ़ी सहयोग को बढ़ावा देने में बल मिला है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी देशों की भूमिका है, क्योंकि सभी देश कहीं न कहीं उसमें योगदान देते हैं क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने का। सभी 7 देश समर्पित हैं और जिनकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से वो सहयोग कर रहे हैं। तो जो लेवल ऑफ कोऑपरेशन है और एंगेजमेंट है मेंबर कंट्रीज का बिम्स्टेक के फ्रेमवर्क में, वो कैसा रहता है? बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी देश सहयोग के लिए तैयार हैं और सभी देश चाहते हैं कि ये जो अभी तक गति रही है सहयोग की उसको हम और ज़्यादा बढ़ाएं। और जो मेरी भूमिका यही होगी कि सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने की, जिससे जो सहयोग की गति है उसको हम और ज़्यादा बढ़ा सकें, और जो अलग अलग क्षेत्रों में इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो सके।
जी, तो जैसे हमने शुरुआत की इस कार्यक्रम की और उसमें हमने बात की कि आप अपनी गाड़ी उठाई और हो सकता है दिल्ली और फिर कोलकाता और फिर वहाँ से बैंकॉक और पहुँच जाइए थाईलैंड तक। टेरेन कैसा है ये और क्या जो अगर जब ये सड़क बन के तैयार होगी, तो क्या बहुत रोमांचक सफ़र होने वाला है? जी, रोमांचक होगा क्योंकि आप कोलकाता से ढाका जाएँगे, हुँ, तो आपको अलग तरह की ट्रेन मिलेगी। हुँ, फिर ढाका से जब आप यांगून जाएँगे तो ट्रैक बिल्कुल अलग होगा, थोड़ा माउंटेनस होगा। उसके बाद फिर आप वहाँ से अगले पड़ोसी देश थाईलैंड में जाएँगे तो जो ज्योग्राफ़ी है वो चेंज होगी, तो अनुभव चेंज होगा। साथ में आपको जो एक संस्कृति कैसे बदल रही है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बंगाल की संस्कृति है वो आपस में कितनी समानता है कोलकाता और ढाका के बीच में। फिर कैसे जैसे-जैसे जियोग्राफी चेंज हो रही है तो टोपोग्राफी चेंज हो रही है तो कल्चर कैसे बदल रहा है। फिर भी किस तरह से बुद्धिज़्म आपस में जोड़ रहा है इन सभी देशों को, चाहे म्यांमार हो या थाईलैंड हो। और हम क्यों सिर्फ थाईलैंड की बात करें, अगर ये ट्राइलेटरल हाईवे जो बन का हमने कंसीव किया है, जब सफल हो जाएगा, उसके बाद हम उस आगे भी बहुत सारे देशों के साथ जुड़ जाएँगे, क्योंकि एशियान का भी एक प्लान है सभी देशों को आपस में जोड़ने का, तो हम उनके साथ जुड़ जाएँगे और हम अपने पश्चिम में जो भारत सरकार का एक है दूसरे देशों के साथ मिलकर के आईमेक कॉरिडोर बनाने का, तो हम उधर भी जुड़ जाएँगे। तो हम न सिर्फ पूरब में यात्रा कर सकते हैं, पश्चिम में भी कर सकते हैं। तो बिम्स्टेक की कनेक्टिविटी ये जो है ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक पार्ट होगी। जी, एक सवाल मुझे लगता है मुझे आपसे ज़रूर पूछना चाहिए फिशरी पर, कि ये कहा जाता है कि इंडियन ओशन में भी और आगे भी आके कुछ कंट्री हैं जिनकी वो टेरिटरी नहीं है। बे ऑफ बंगाल तक आके फिशिंग करके और चले जाते हैं, फिर वो जो ओशन की बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए भी खतरा है। तो क्या इस तरह की भी इंटेलिजेंस बिम्स्टेक के ज़रिए शेयर होती है मेंबर कंट्रीज़ में, कि जिससे कि जो हमारा सी है, जो हमारा ओशन है, उसकी बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित किया जा सके? देखिए, फिशरीज जो है एक सब सेक्टर है एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी सेक्टर का, जिसमें एक सेपरेट वर्किंग ग्रुप है जो, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा क्लाइमेट मतलब बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट सब कनेक्ट हो जाते हैं। वो बहुत सारे जो पहलूज हैं उस पे सभी पहलू पे आपस में चर्चा होगी उस वर्किंग ग्रुप के थ्रू और सहयोग को आगे बढ़ाने की बात होगी। दूसरा एक ब्लू इकोनॉमी की हम बात करते हैं, जिसमें न सिर्फ फिशरीज बल्कि और भी सहयोग के क्षेत्र हैं। तो जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने पे काफ़ी जोर है और ये उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में, जैसे मैंने कहा माउंटेन इकोनॉमी, इधर ब्लू इकोनॉमी, इन दोनों क्षेत्रों में भी सहयोग को और प्रगति मिलेगी। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रमणि पांडे जी, सेक्रेटरी जनरल बिम्स्टेक, हमसे बात करने के लिए। इससे पहले आप यूएन जेनेवा में स्थायी प्रतिनिधि थे भारत के और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन जेनेवा में, और अब आपकी जो आप भारत के मतलब पहले भारतीय डिप्लोमेट हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं बिम्स्टेक के। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बिम्स्टेक के से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके दर्शकों को बिम्स्टेक के बारे में बता सकूं और उन्हें ये बता सकूं कि किस तरह से बिम्स्टेक के जरिए हम क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।